वेरी गुड भाई। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग बताया अभी ना भाई, जो हमारी दिल्ली सल्तनत है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया, गुलाम वंश की पूरा मतलब 2 क्लासों के अंदर किया। उसका हमने खिलजी वंश, कल खिलजी वंश पूरा कर दिया। आज हमारा हम लोग तुगलक वंश शुरू करेंगे। और खिलजी वंश के बारे में एक जो लास्ट की 1-2 लाइन है वो रह रही थी भाई। खिलजी वंश का मैंने बताया था कल, एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा। और जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है, अब जो अलाउद्दीन खिलजी था मैंने उसका एक बताया था, उसका सेनापति होता था जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर, जो कि मिट्टी प्रवर्ती था। मिठा प्रवर्ती का मतलब समझ गए, मिक्स मसाला होता था। ठीक है, तो यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद मलिक काफूर है वो गद्दी के ऊपर बैठा। ये कैसे हुआ जी? मलिक काफूर तो उसका बहुत ही लॉयल बंदा था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो उसका बेटा बैठना चाहिए था गद्दी पर। मलिक काफूर चंट आदमी था, उसने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जब मतलब कि बुढ़ापे की उम्र की तरफ बेटा 50-55 साल का होया, तब उसके दिमाग में एक अलग सी बीमारी हो गई थी। कैसी बीमारी? मतलब कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह करता था ना, उसका मतलब पागलपन आ गया, तो खुद को काटने लगता है, मेरे खिलाफ विद्रोह क्यों करते, इस तरीके से। मलिक काफूर के दिमाग में उस टाइम एक कंसेप्ट आ गया था कि अब गजब का मौका है गद्दी हाथ में लेने के लिए। तो उसने क्या करा, इसके जैसे 2-3 बेटे थे उनको आपस में लड़वा दिया काफूर ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के 2-3 बच्चे थे उनको आपस में लड़वा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, फिर 36 दिन तक की गद्दी के ऊपर बैठ पाया था। फिर इस्ती भी किसी ने टपका दिया, ठीक, ये भी टपक गया। इसके बाद फिर मुबारक शाह आया, मुबारक शाह के बाद फिर मुबारक हसन आया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो क्या लिखोगे? अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी के बाद कौन बैठा गद्दी पे? मलिक काफूर बैठा था। मलिक काफूर कितने दिन के लिए बैठा? 36 दिनों तक। मलिक काफूर 36 दिन तक गद्दी पर बैठा। ठीक है जी, किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर 36 दिन तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसको भी किसी ने टपका दिया और इसके बाद जो आपका मतलब जो अगला शासक आया उसका नाम क्या था? मुबारक शाह खिलजी। यानी इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा भाई, गद्दी पर बैठा। और मुबारक शाह खिलजी के बाद क्या आया? मुबारक हसन। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक हसन, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था भाई। इसके बाद कौन आया? मुबारक हसन, जो केड़ा कच्चा ना समझ लियो, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगर आपसे कोई पूछ ले खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुबारक हसन, और संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था भाई। तो यहां पर आपका खिलजी वंश होता है समाप्त भाई। इधर आपका जो खिलजी वंश का जो रोड़ा है ये वगैरह है, इधर आपका जो खिलजी वंश का रोड़ा होता है भाई इधर खत्म। इसके बाद आता है हमारा अगला वंश जिसका नाम होगा तुगलक वंश भाई। एक बार के लिए बताओ, खिलजी वंश के अंदर किसी कोई डाउट हो? चौथा वाला कर हिंदुओं पर लगाया था जो कि आपने कर, चौथा वाला बता दो। गद्दी पर बैठा भाई, गद्दी पर बैठा। और मुबारक शाह खिलजी के बाद क्या आया? मुबारक हसन। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक हसन, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था भाई। इसके बाद कौन आया? मुबारक हसन, जो केड़ा कच्चा ना समझ लियो, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगर आपसे कोई पूछ ले खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुबारक हसन, और संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था भाई। तो यहां पर आपका खिलजी वंश होता है समाप्त भाई। इधर आपका जो खिलजी वंश का जो रोड़ा है ये वगैरह है, इधर आपका जो खिलजी वंश का रोड़ा होता है भाई इधर खत्म। इसके बाद आता है हमारा अगला वंश जिसका नाम होगा तुगलक वंश भाई। एक बार के लिए बताओ, खिलजी वंश के अंदर किसी कोई डाउट हो? चौथा वाला कर हिंदुओं पर लगाया था जो कि आपने कर, चौथा वाला बताया तो था, जजिया कर वही तो था हिंदुओं के ऊपर। सचिन ठीक है भाई, किसी को कोई बड़ा, किसी को कोई डाउट हो? धर्मेंद्र रावत, गुरुजी फेस पर बहुत पिंपल है सर मेरे, उनकी वजह से फेस टू फेस बात भी नहीं कर पाता हूं, प्लीज रिप्लाई मी। तो भाई मैं क्या डॉक्टर थोड़ी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट थोड़ी हूं भाई, त्वचा विशेषज्ञ थोड़ी ना हूं। डॉक्टर के पास जाओ भाई, शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा होगी, लीवर के अंदर गर्मी बढ़ती तब होते चेहरे के ऊपर पिंपल। तो गर्म ये जो बाहर की तली हुई चीज इसको कम खाया कर भाई, ये पिज्जे बर्गर एंड बैंड सैंड हुए हैं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे पिंपल। और जवानी के टाइम पे होते हैं, क्योंकि नई जवानी निकलती है शरीर के अंदर से गर्मी, या उस जवानी को निकाला कहीं तब पिंपल ठीक हो जाएंगे। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो उसकी प्लेलिस्ट, विवेक कुमार इसकी प्लेलिस्ट नहीं है, आपको बैच के अंदर मिलेगा भाई कंटेंट। ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना बैच मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना उधर मिल जाएगा। ओके हाँ, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, वाह भाई वाह तानशु, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो देखो भाई अब हमारा ये वंश हो चुका पूरा। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है तुगलक वंश भाई। तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? कब ये वंश आया? हमने देखो एक चीज पढ़ी थी, खिलजी वंश कब आया था? 1290 के अंदर आया था। कब तक रहा था? 1320 तक रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब से कब तक? 1295 से 1315 तक किया था। ठीक है, तो ये चीजें मैंने पढ़ ली। अब मैंने बताया कि 1320 तक किसका था? खिलजी वंश का शासन था। यानी तुगलक वंश आएगा तो 1320 के बाद ही आएगा। यानी 1320 से लेकर 1414 तक, कितना? 1414 तक क्या रहा आपका? तुगलक वंश का शासन रहा भाई। ठीक है जी, बेसिक सी बात है, सबको पता है। और इसी तुगलक वंश का संस्थापक कौन है भाई? अभी एक साथी का कमेंट आया था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था भाई, गयासुद्दीन
तुगलक, इनके जो संस्थापक है ना, इनको तो पक्का रट के रखना भाई। संस्थापक और जो अंतिम शासक है तो पक्के पूछा जाएगा एग्जामिनर, बाकी पिछली चीज भूल भी जाओ एक बार खतर काम चल जाए, लेकिन संस्थापक और आखिरी शासक पक्का होना चाहिए। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक क्या था, इसका संस्थापक था। सबसे ज्यादा बार खिलजी वंश का पूछा गया है, उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में जलालुद्दीन भी दिखा, अलाउद्दीन भी दिखा, मैक्सिमम अलाउद्दीन ठोक फिर घर देखो हो यो गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर ध्यान रखना जलालुद्दीन खिलजी का सही आंसर आएगा, तो गलती मत करना। ठीक है, वेरी गुड भाई। हाँ, और एक और चीज याद रखनी है, जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। आप ये मत सोच लेना भाई ये कोई बाद में ऊपर से टपक गया। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भी था ये गयासुद्दीन तुगलक। तो किस पोस्ट पे था जी, हमने तो नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाने लग रहा हूं ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भाई जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये पंजाब का राज्यपाल होता था, पंजाब का गवर्नर था ये। और ये प्रश्न एज इट इज सीजीएल 2021 के अंदर पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहां का शासक था या कहां पर वो किस पद के ऊपर था, तो पंजाब के राज्यपाल के पद के ऊपर था। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये क्या था गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय कहां का, पंजाब का राज्यपाल था भाई ये। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पंजाब का राज्यपाल कौन था भाई, गयासुद्दीन तुगलक था। वो अलाउद्दीन खिलजी के समय कहां का राज्यपाल था, पंजाब का राज्यपाल था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है जी, अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको कुछ ऐतिहासिक चीजों के बारे में याद रखना है। मतलब जो हमें ये इतिहास पता लगेगा अभी जो तुगलक वंश का, ये हमें मतलब किस सोर्स से पता लगेगा, कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से हमें जो तुगलकी जो वंश है इसका इतिहास पता लगेगा। तो इसके 4-5 सोर्स हैं भाई। ठीक है, जैसे एक फतवा जहांगीरी थी जो कि बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बर्नी। मैंने आपको कल वाले लेक्चर के अंदर बताया, जियाउद्दीन बर्नी उसने स्पेशल अलाउद्दीन खिलजी की पूरी बुक लिखी थी, याद करो। हाँ जी, लिखी थी, बर्नी के बारे में बताता। बर्नी अलाउद्दीन खिलजी मेन सहायक था, वो इसकी सलाह दिया करता, मेन सलाहकार बन रहा था। तुगलकनामा है अमीर खुसरो के द्वारा, तुगलकनामा जिसके अंदर तुगलक वंश की पूरी कुंडली देखने को मिलती है। तो आपको 2-3 किताबें लिखनी पड़ेंगी, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, टाइटल डालेंगे ऐतिहासिक स्रोत सभी साथी। भाई हमें इस इतिहास के स्रोत कहां से मिले, मतलब कैसे हमको पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीजें थी। तो इसके कुछ बुकें हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है भाई, जो कि आपको याद रखनी है। पहली तो है आपकी बर्नी, जो राइटर था, इस बर्नी की किताब का क्या नाम था, ये राइटर है बर्नी का, इसने बुक का नाम जो जियाउद्दीन बर्नी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय था, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इसने कौन सी लिखी, फतवाए जहांगीरी। फतवाए जहांगीरी पूछा था किसके द्वारा लिखी गई, फतवाए जहांगीरी आपकी बर्नी के द्वारा भाई, जहांगीरी। ठीक है जी, दूसरा आपका कौन सा व्यक्तित्व था जिसके द्वारा किताब लिखी गई थी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी, तुगलकनामा भाई। दूसरा कौन सा था, अमीर खुसरो। और मैंने क्या था, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। तो ये चीज याद रखना, मतलब बहुत सारे सुल्तानों के समय था ये। तो क्या था हमारा, तुगलकनामा। तो तुगलकनामा जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, भी आगे भी आएगा। ठीक है, उसकी बुक के अंदर भी हमें इसके बारे में पता लगता है, जिसके द्वारा की बुक लिखी गई थी, रहला, किताब उल रहला जिसका नाम था। ठीक है, तो तीसरी कौन सी हमारे पास, इब्न बतूता की किताब है, इब्न बतूता। इसके बारे में आगे विस्तारपूर्वक भी बताऊंगा तुमको, आगे जब भी लेक्चर करवाऊंगा अभी इसी के अंदर। ठीक है, मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और इन्होंने कौन सी लिखी थी, किताब उल रहला, अरबी भाषा के अंदर थी, किताब उल रहला। ठीक है, रहला डायरेक्टली पूछ लेता है, रहला किताब किसकी थी, इब्न बतूता की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाद में इसने आगे आएगा जो तुम्हारा तुगलक आएगा, उस तुगलक ने इसको मंत्री भी नियुक्त किया था। ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा अभी विस्तारपूर्वक आगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अभी जैसे मैंने पढ़ा कि फतवा ए जहांगीरी, ये तो किसकी थी, बर्नी की थी। एक इसी टाइप से एक और बुक है जिसका नाम है फतवात ए फिरोज शाही। ठीक है, वो किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। लिखेंगे सभी साथी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, फतवात ए फिरोज शाही, ए फिरोज शाही। ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोनों के अंदर डिफरेंस है, फतवा ए जहांगीरी, फतवात ए फिरोज शाही। ठीक, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। ठीक है जी, फिर एक 5वीं बुक आती है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। जैसे फतवात ए फिरोज लास्ट बुक है ये। ठीक, इसी टाइप इसका नाम क्या है, तारीख ए मुबारक शाही। ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई याहिया बिन सरहिंदी। ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी, इसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, जैसे ये आपकी फतवात ए फिरोज शाही, इसी टाइप से कौन सी है, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तो ये 5 किताबें याद रखना, इन्हीं से हमको क्या है, मेनली तुगलक वंश का इतिहास पता लगता है। और ये किताबें एग्जामिनर ने बार बार पूछी, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन पे। ठीक है, याद रखना, बर्नी के द्वारा देखो फतवा ए फिरोज शाही। ठीक है, ऐसे याद रख लो, फतवा जब भी फटती है तब क्या होती है, कुल्लों के अंदर बर्न, बर्न का मतलब होता है कुल्ले बर्न होते हैं, बर्न का मतलब कुल्ले जलते हैं। जब कुल्ले जलेंगे तुम्हारे तभी तो फटेगी। तो फतवा ए जहांगीरी बर्नी के टाइम पर। दूसरा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुश कब होते हैं, जब तुगलकी फरमान आता है, कोई तुगलकी का मतलब कोई मतलब कि ज्यादा कठोर फरमान आता है। इब्न बतूता क्या कहता है, किताब उल रहला। भाई रहने दे, भाई रहने दे, अभी बताऊं इब्न बतूता, अभी बताऊं ना भाई, रहने दे ना बताओ। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इसमें फिरोज शाही आ गया, तो फिरोज शाह तुगलक। अगला याहिया बिन सरहिंदी, तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी। अब तुम हिंदुस्तान के बन गए हो। ठीक है, अब तुमको मुबारक है, मुबारक शाही। तो ये 500 इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ठीक है सर, किस नाम से बैच है आपका ऐप पर, भाई ऐप देखो मैं आपको बता देता हूं, बार बार मत पूछना, पढ़ाने लग रहा हूं, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको बैच मिल जाएगा, प्ले स्टोर ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर को डाउनलोड करना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या फिर आपको कंप्लीट जीके का, इस नाम से आपको कोर्स मिल जाएंगे। आप कोई सा ले लेना, ये जो चीजें लिखने लग रहे हैं कैंडिडेट नोट्स में मिल जाएंगे और सारी फैसिलिटी आपको उधर ही मिलेगी। ठीक है, ये वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, आपको उधर ही मिलेगा। बार बार इस चीज का कमेंट का या मैसेज मत करना भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट, पढ़ाने दो।
विभूति नारायण ठाकुर सर, सीजीएल में अच्छे नंबर बने हैं, सीजीएल मेंस की तैयारी कहाँ से करूँ विभूति भाई? जहाँ से आपका मन करे वहाँ से करो, आप पढ़ के देख लो अलग अलग जगह, आपको जहाँ से ये लगे कि हाँ भाई यहाँ पर पढ़ने से भाई मेरा अच्छा स्कोर आ सकता है जीके के अंदर या किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप वहाँ से पढ़ लो, कोई वो नहीं है भाई, कहीं से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। चले आगे, ओके नेक्स्ट, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब हम वापस आते हैं तुगलक के ऊपर भाई। ये तो मैंने स्रोत पढ़ लिए, ये तो तुगलक था, ग्यासुद्दीन तुगलक। अब इसी के ऊपर आते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में पता लग गया, हाँ जी पता लग गया। अब ग्यासुद्दीन तुगलक ने कुछ काम किए थे, क्या क्या काम किए थे जी? पहला काम तो भाई इसी के टाइम पर 29 मंगोल आक्रमण हुए। मैंने आपको मंगोल बताए थे, कहां से? चीन साइड के जो लोग थे, ठीक है, वो थे मंगोल। और इन मंगोलों का एक ही काम रहता था कि बार बार भारत पर अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो, ठीक है। और आपको पता है पुराने समय से क्या भारत के ऊपर मंगोलों का अटैक होता रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब क्या है, मंगोलों ने इसके टाइम पर टोटल 29 अटैक किए थे, जो कि सारे के सारे इसने विफल कर दिया, यानी कि उनको फेल कर दिया। और उन अटैकों को फेल करने के बाद इसने खुद को गाजी की उपाधि दी, ठीक है। पुराने समय के अंदर क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो महमूद गजनवी था, उसने क्या बोला था तुर्की के खलीफा को, भाई तू मेरे को सुल्तान की उपाधि दे दे, मैं भारत के ऊपर हर साल अटैक करया करूंगा, याद है, ठीक है। अब क्या करने लगे, शासक खुद ही खुद को उपाधि देने लगे, देखो खलीफा की हमको जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को उपाधि दे लेंगे। अभी देखो हमने बताया ना, इसने 29 मंगोल आक्रमण असफल कर दिया, उनको फेल कर दिया, उन्होंने 29 बार भारत पे अटैक किया, तो इसने खुद ही ने खुद को उपाधि देने लगा, अब मैं गाजी हूं, गाजी, ठीक है। इसने अपने आप को गाजी की उपाधि, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, इसने किसकी बात करने लग रहे हैं, तुगलक की बात करने लग रहे हैं। इसने 29 मंगोल अटैक असफल करके किसकी उपाधि धारण करी? गाजी की उपाधि धारण की भाई, ठीक है। इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। 29 मंगोल जो अटैक थे वो असफल। ये पूछा जाता है कि किसने मंगोलों को मतलब कि असफल करके गाजी की उपाधि धारण करी थी, तो कौन था तुम्हारा? तुगलक था, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मत समझ लेना, ग्यासुद्दीन तुगलक की अभी हम लोग बात करने लग रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था वो भी कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है भाई। दिल्ली का ऐसा सुल्तान बताओ, पहला ऐसा सुल्तान जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया था, तो वो भी ग्यासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। इससे ना सबसे पहला नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, नहरों का निर्माण करने वाला फर्स्ट शासक था भाई, ये पहला ऐसा शासक था भाई जिसने नहर का निर्माण करवाया। हाँ, नदियों के अंदर से नहर निकाल लो ताकि किसानों को पानी मिल सके, ठीक है। चीजें समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया, ठीक है। ये दुर्ग यानी किला, दुर्ग का मतलब क्या? किला। इसने 2 किले बनाए, एक का नाम था तुगलकाबाद और दूसरे का नाम था 56 कोट। ये किलों के नाम है, ठीक है, भी पूछे गए हैं। तो इसने क्या है, इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाए। ये काम भी किसने करे थे? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा करे गए थे। सारे हम ग्यासुद्दीन तुगलक के काम हैं, पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या था, अब इसने देखो कोई भी राजा हो, सिर्फ ये नहीं है कि आप वो स्टेबिलिटी से आराम से बैठे काम करता रहे। अब आप खुद बताओ, अब आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रहे हो, आप किस लिए करने लग रहे हो? ताकि हमको एक फिक्स नौकरी मिल जाए, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति ना धरती पर रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, मजाक की बात नहीं। और जो रिस्क लेता है वही बहुत ऊपर जाता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए भी पैसे चाहिए, मान रहे इस बात को। अब मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि जी मतलब जैसे बच्चों का तो पता नहीं, अब जैसे मैं बोल देता हूँ कई बार, मेरी बात से बच्चे भड़क भी जाते हैं। मैं जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई अकेले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से ही आप सफल नहीं हो सकते। आप ये मत सोचो भाई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करने लग रहे हो और अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम असफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। कोई ना कोई काम आपको जरूर मिल जाएगा और आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लोगे, लेकिन आप थोड़ी सी थिंकिंग को अच्छा करना। आप ये मत सोचना भाई हाँ सरकारी नौकरी से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं। आपको अगर मैं नेगेटिव पॉइंट गिनवाना चाहूँ तो सरकारी नौकरी के बहुत है। बिना रिश्वत लिए सरकारी नौकरी वाला कर्मचारी ढंग की गाड़ी नहीं ले सकता। सच्ची बात ये, किस्तों में आप जितने सरकारी कर्मचारी ना अखबार के अंदर आई थी, 80% सरकारी कर्मचारियों के लोन चलने लग रहे हैं। कोई गाड़ी लोन, कोई होम लोन, कोई एजुकेशन लोन, कोई फलाना लोन, कोई ढिमकाना लोन, ठीक है। मतलब नेगेटिव पॉइंट की बात करने लगे ना, पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि अब जैसे आप मैं कह दूं क्या रखा नौकरी में, बिजनेस शुरू करो, सारे करोड़पति बनो। हर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू नहीं कर सकता भाई। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और बिजनेस सक्सेसफुल हो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस तो वो व्यक्ति शुरू कर सकता है जिसके पास मोटा पैसा हो, ठीक है। उसका मतलब ये होना चाहिए, उसकी एक बैकबोन होनी चाहिए कि हाँ भाई कल को अगर मेरा बिजनेस असफल भी हो जाता है, ठीक है, या फिर वो मेरे पैसे डूब भी जाते तो भी मेरे कोई फर्क ना पड़े, वही व्यक्ति बिजनेस सफल कर सकता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी के अंदर मैक्सिमम जो मध्य स्तरीय परिवार है, जो बिल्कुल ही निम्न स्तरीय परिवार, बिल्कुल लो लेवल जिनकी आर्थिक कंडीशन है, वही बच्चे तैयारी करते हैं। अब आप खुद बता रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, मान लो कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे, उसके लिए 10-15 लाख रुपए की जरूरत है, वो कहां से लाएगा भाई? और बाय चांस अगर उसके पास है भी 10-15 लाख रुपए तो उसको उसका रिस्क चाहिए। मान रहे हो इस बात को? 10-15 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करता है कोई बिजनेस खोलने के लिए, तो वहां पर रिस्क भी तो है यार। कुछ भी उसने खोल दिया, वो बिजनेस चले ना भी चले, पैसे बाय चांस डूब गए 15 लाख रुपए, कहां से उभरेगा वो? सारी उम्र नहीं उभर पाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई जो पैसे वाला बंदा है ना, जिसके पास हाँ भाई जिसके अनुदिका मेरे पिताजी के पास भाई 25-30 किले हैं, आज से 60-70 लाख रुपए, तो वो ये रिस्क उठा सकता है 10-15 लाख रुपए लगा के मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूँ, मेरा नौकरी के अंदर नहीं भी होता। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास, को ये चीजें नहीं उठा सकता भाई रिस्क। तो उसके पास एक ही रास्ता है, मैं सरकारी नौकरी तैयारी करूँ, वहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो मेरे परिवार की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है मेरा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए छोटा मोटा कोई व्यवसाय शुरू भी कर दूँ, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब इसने क्या करा भाई, अब इसने कुछ मतलब अभियान शुरू करे अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है भैया, ऐसे बोले अकेला दिल्ली को प्रशासन करके तो कोई मजा नहीं था, ग्रोथ करो, कुछ और भी राज्यों को जीतो तभी तो मजा आएगा जीवन के अंदर। तो उसके कुछ सैनिक अभियान है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चल रहा का ठीक है, इसके क्या है, कुछ सैनिक अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, इसके सैनिक अभियान कौन कौन से सैनिक अभियान है जी। आओ, सबसे पहला आता है इसका तेलंगाना का सैनिक अभियान। ठीक है, ये तेलंगाना के ऊपर इसने अटैक करा भाई। ठीक है, खुद नहीं जाता था ये अपने मतलब कोई ना कोई भेज दिया करता, सैनिक लग, सिपाही लग, कोई मंत्री लग। ठीक है, तो जुना खान नाम का एक इसका मंत्री होया करता। ठीक है, एक सेनापति होया करता, उसकी लीडरशिप में भेज दिया, बोला तू जा भाई तेलंगाना से जीत के आना उल्टा। ठीक है, और ये जो जुना खान है इसी को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बोला गया था। ये ग्यासुद्दीन तुगलक है जिसकी अभी हम बात करने लग रहे हैं। ठीक है, और जिस जुना खान की बात करने लग रहे हैं इसी का बाद में नाम है, इसने अपना नाम बदल के क्या रख दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपना नाम रख लिया था। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इसका पहला अभियान कौन सा था, तेलंगाना के ऊपर इसने अटैक किया था। ठीक है, तेलंगाना के ऊपर इसने अटैक किया और किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में, जूना खान की लीडरशिप में, जूना खान की लीडरशिप में अटैक किया भाई। ठीक है जी, और इसी जूना खान को बाद में किस नाम से जाना गया, इसी को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बोला गया भाई, मोहम्मद बिन तुगलक बोला गया। चीजें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार कि मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम क्या था, जूना खान। इसके और भी 4-5 नाम, इसने भी अपने आपको जिले इलाही भी बोला। ठीक है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा आप लोगों को जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इसका साल भी पूछ ले हुआ है, तो 1321 से 23 तक, यानी 2-3 साल तक युद्ध चले थे, तब तक ये अभियान चला था इसका सैनिक अभियान। ठीक है भाई, वेरी गुड। तेलंगाना के ऊपर जूना खान की लीडरशिप में, इसी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बोला। हाँ, इसी अभियान के बाद में बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक। सर दिल्ली अभी दूर है, किसी ने कहा अभी आएगा भाई, धर्मेंद्र यादव इसी के अंदर आएगा। एक शेख साहब थे, उन्होंने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, अभी आगे करवाऊंगा मोहम्मद बिन तुगलक, तब उसके अंदर करवाऊंगा, आज की क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया 1324 के अंदर हमारा, इसने जो अगला अभियान चलाया कब है, 1324 के अंदर, यानी कि इसी से अगले साल। ठीक है, वो कहां पर इन्होंने मंगोलों के ऊपर, मंगोल तो बार-बार अटैक करते रहते, तो इन्होंने भी मंगोलों के ऊपर अटैक कर दिया, मंगोल विजय हुई। ठीक है, ये ग्यासुद्दीन तुगलक के अभियान है। ठीक है, ग्यासुद्दीन जो तुगलक उसने सारे अटैक करते, कभी मोहम्मद बिन तुगलक समझो, मोहम्मद बिन तुगलक उसका एक तरीके से सेनापति जो किसी ने भेजा था, जा भी तू भी अटैक कर, इस तरीके से। ठीक है, 1324 के अंदर ही एक और अभियान होया, और ये जो मंगोल विजय थी ये भी किसकी लीडरशिप में, ये भी तुम्हारी मोहम्मद बिन तुगलक की लीडरशिप में हुई थी। ठीक है, और इसी टाइम एक और अभियान हुआ था बंगाल विजय, बंगाल अभियान। लेकिन जो बंगाल अभियान हुआ था वो इसकी खुद की लीडरशिप में हुआ था। खुद की मतलब इसके अंदर ग्यासुद्दीन था, ये ग्यासुद्दीन की लीडरशिप में आता, लीडरशिप पक्का याद रखना, ग्यासुद्दीन की लीडरशिप में कौन था, बंगाल। सेम साल है, डिफरेंस याद रखना। ठीक है, मंगोल वाला था वो मोहम्मद बिन तुगलक की लीडरशिप में, और बंगाल वाला किसकी लीडरशिप में, ग्यासुद्दीन तुगलक की लीडरशिप में। ये चीज याद रखना, दिमाग के अंदर सेट रखना, कभी गलती मत कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब ये जब बंगाल अभियान की तरफ गया, मतलब 1324 के अंदर जब बंगाल अभियान के अंदर था, तो यहां पर ये जीत गया भाई, ग्यासुद्दीन की लीडरशिप में विनर हो गया। ठीक है, ग्यासुद्दीन यहां पर जीत गया, और जब ये वहां से वापस आने लग रहा था, तो साल 1325 के अंदर ये रास्ते में, मतलब कि साल भर तो लग गया, बंगाल से दिल्ली आया, बंगाल से दिल्ली, अब उस टाइम एरोप्लेन थोड़े ना होती थी, यहाँ पर 2.5 घंटे में पहुंच गया, तो काफी समय लगता था, बंगाल दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, तब वो वहां से वापस आने लग रहा था, तो अगला साल भी आ गया था 1325। तो 1325 के अंदर एक वहां पर लकड़ी का महल था। ठीक है, वहां पर ये रेस्ट करने लग रहा था, और वो महल किसी पता नहीं क्या इसकी किस्मत खराब थी, क्या वो महल टूट गया, जिस टाइम उधर रेस्ट करने लग रहा था, और इसकी वहां पर उसके अंदर दब के मौत होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो यानी कि ये जब बंगाल अभियान से जीत के वापस लौटने लग रहा था, तो 1325 में क्या है, रास्ते में लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई भाई। देख लो मृत्यु कैसे आ जाती है, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। ठीक है, एक दिन सबको मरना है। तो चीजें समझ में आई। तो 1325 के अंदर क्या है, जब ये मतलब कि बंगाल अभियान से वापस लौटने लग रहा था दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में ये किसी लकड़ी के महल के अंदर रुका था, और वहां पर क्या है, दब के इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जितनी चीजें समझ के अंदर आ गई, वेरी गुड भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब जो तुम बोलने लग रहे थे ना दिल्ली दूर है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक संत होते हैं, जैसे पुराने समय के अंदर मैंने आपको बताया था अजमेर शरीफ वाले संत थे, उसी टाइप से मुस्लिम जो समुदाय थे उसके अंदर एक और संत थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने ये वर्डिंग बोली थी, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। लिखेंगे सभी साथी, निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर के अंदर 2-3 चीजें पूछी गई। निजामुद्दीन औलिया, ये ग्यासुद्दीन तुगलक को बोली थी इन्होंने, ये बात क्या बोली थी, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब अरबी भाषा के अंदर हुनूज दिल्ली दुरस्त, उस टाइम हिंदी थोड़ी ना बोला करते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तुगलक को बोला तुगलक तेरा बंगाल तो जीत लिया, लेकिन दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर है भाई, पहुंचेगा तो अभी समय लगेगा, अभी से विजय अपनी उसको सेलिब्रेट मत कर, उधर जाके सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो किसको बोला था ये, ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था भाई। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसकी अभी मैंने बताया ना दब की डेथ हो गई थी, ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा, और यही चीज एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है, ये शब्द ग्यासुद्दीन तुगलक को किसने कहे थे, तो निजामुद्दीन औलिया, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि निम्नलिखित में से किसको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। उधर आपको 2-3 संतों के नाम मिलेंगे, तो महबूब ए इलाही के नाम से किसको, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी बोलते, तो ये चीज याद रखना, महबूब ए इलाही भी बोलते हैं। महबूब ए इलाही किसको बोलते हैं भाई, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता पुराने समय के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आई, क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता भाई, पढ़ लो ना यार, तुम बकवास बातें ना करा करो, पिटाई कर दो, मजाक की बात नहीं है।
ठीक है, अब इन्हीं को एक अन्य नाम भी दिया गया। एक व्यक्ति ने इनको क्या बोला, फवायद उल फवाद। ठीक है, फवायद उल फवाद। किसी ने बोला अमीर हसन सिज्जी। फवायद, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। अल फवाद एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि ये शब्द निजामुद्दीन औलिया को किसने बोले, मतलब किसने इसको रिप्रेजेंट किया, तो अमीर हसन सिज्जी, याद रखना, अमीर हसन सिज्जी। सारे तुम्हें प्रीवियस ईयर बेस करवाने लग रहे हैं, वहां पढ़ के मत सोच लेना। ठीक है, सारे ये एज इट इज डिट्टो सेम प्रीवियस ईयर के अंदर आई ये चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है। सारे जने लगे अजमेर अजमेर अजमेर। अजमेर शरीफ में नहीं भाई, इनकी वो अलग थे। अजमेर के अंदर किन की दरगाह, कोई साथी बताया कमेंट करके। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह थी वो कहां पर थी, दिल्ली के अंदर में। ठीक है, इनकी दरगाह कहां पर थी, दिल्ली के अंदर थी। एक इनके गुरु का नाम भी बताओ, इनके गुरु का क्या नाम था निजामुद्दीन औलिया का, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके गुरु का नाम था फकरुद्दीन। आया किसी का सर ग्रुप डी के बैच में? हाँ, ग्रुप डी के बैच में भी यही वीडियो मिलेगी भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ, शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। गुरु कौन थे इनके, फकरुद्दीन। फकरुद्दीन इनके गुरु थे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना आपको। निजामुद्दीन औलिया, वेरी गुड भाई। चिश्ती साहब की दरगाह थी भाई अजमेर के अंदर, वो अलग है। निजामुद्दीन औलिया की पूछ ले तो दिल्ली के अंदर है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद एक तुगलकाबाद शहर भी था, तो इसकी स्थापना भी किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बस इतना याद रखना गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। गयासुद्दीन तुगलक का रोल हो गया यहां पर खत्म। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको इससे बार और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार के लिए मेरे को फटाफट से रिवाइंड कर देखो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में रिवीजन करते हैं मोटी मोटी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो, तुगलक वंश 1320 से 1414 संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था, पंजाब का राज्यपाल था। ठीक है जी, ऐतिहासिक स्रोतों में कहां से चीजें मिलती, बरनी के बारे में फतवा जहांगीरी, अमीर खुसरो तुगलकनामा था। इब्न बतूता ने कौन सी किताब रेला था, फिरोज शाह तुगलक फतवा फिरोज शाही। ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी तारीख मुबारक शाही। इसने 29 मंगोल अटैक सफल करे थे। उसके बाद इसने गाजी की उपाधि दान कर ली थी। नहरों का निर्माण भी सबसे पहले इसने करवाया था। तुगलकाबाद और 56 कोट नाम से दुर्ग बनवाए थे। सैनिक अभियान पहला तेलंगाना था और किसके नेतृत्व में, जूना खान की लीडरशिप में गया था। और जूना खान ने इसी अभियान के अंदर सफल होने के बाद अपना नाम क्या रख लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपना नाम रख लिया था। 1324 के अंदर मंगोल विजय, वो भी इसी की लीडरशिप में था, तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की। लेकिन बंगाल अभियान वो गयासुद्दीन की लीडरशिप में था। ठीक है, फिर वो जीत के वापस आने लगा, तो वापस आने लग रहा था। तो 1325 के अंदर क्या है, लकड़ी के महल के अंदर दब के इसकी मृत्यु होगी। निजामुद्दीन औलिया के संत थे, ठीक है, जिनकी दिल्ली के अंदर दरगाह थी। इनके गुरु का नाम फकरुद्दीन था। ठीक है, और इन्होंने एक वर्डिंग बोली थी, हुनूस दिल्ली दुरुस्त, यानी दिल्ली भी दुरुस्त। किसको बोली थी, गयासुद्दीन तुगलक को बोली थी। और महमूब ए इलाही भी इनको बोला जाता है। फवायद उल फवाद अमीर हसन सिज्जी ने बोला था। ठीक, तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई है, न्यू एक बार के लिए सभी साथी बताएं। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट, ओके भाई, हुई क्लियर? आगे चलो सर, दिवाली पर कौन सा भाई, वो चीज पुरानी हो यार, एक चीज बार 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 बोल रहा हुआ अच्छी कौन लगेगा? ठीक है, ऑल क्लियर जी। ठीक है, ऑल क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। अब दिल्ली में चलास कहेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। तो मेरा कौन समझ में सिस्टम चलने लग रहा है, कोई कौन क्या करा यार, पटाखे पटुके बजाना था अपने दिखा था, डट जाए। सर ये जिक्के की सीरीज कब तक पूरी हो जाएगी? इस मंथ में पूरी हो जाएगी, मैं सालू। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आज तारीख होगी कितनी, 15 है ना, आज 15 हो गया, 16 हो गया, आज 15 है। आज 15 तारीख है। आज हमारा तुगलक वंश मतलब कि समझो आधा पूरा हो जाएगा, आधा कल होगा अपना 16 तारीख को। ठीक है, यानी 2 दिन में तुगलक वंश पूरा। 17 को हमारा सैयद वंश पूरा हो जाएगा और 18 को हमारा जो लोधी वंश वो पूरा हो जाएगा। यानी इस वीक के अंदर दिल्ली सल्तनत पूरी। फिर 19 के छोटी दिवाली, 20 की दिवाली की छुट्टी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 21 से दोबारा स्टार्ट करेंगे आप ही। तो 21, 22, 23, 24, 25 मुगल सल्तनत रह जाएगी। फिर अगला वीक के अंदर मुगल सल्तनत पूरी। 25 यानी 26 अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए पूरा भाई, मेरा एंड तो पूरा करवा दिया मैं। ठीक है, उसके बाद तुम अपना कचेगा, फिर उसका क्या करें अभी, प्रैक्टिस सेट डेली। ठीक है, हाँ ओके। अब चलें, अब आते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भाई, आ जाओ। इसका रोल, गयासुद्दीन तुगलक का रोल यहीं तक था। मोहम्मद बिन तुगलक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, किससे पूछता है? मोहम्मद बिन तुगलक से भाई। गयासुद्दीन तुगलक से तो मोटा मोटा कोई एक आधा आया करे, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, जब भी बताऊंगा क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, पहले तो इसका शासनकाल याद रखना भाई। तुगलक का शासनकाल 1320 के अंदर आया था, लेकिन इसका शासनकाल कब आया? 1325 के अंदर। 5 साल तक रहा था गयासुद्दीन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक मोटा मोटा 25-26 साल शासन करके गया था। यानी कि 1325 से लेकर 51 तक इसका शासनकाल रहा था, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है जी, इसने मतलब इसकी पहली बात तो इसकी खासियत बताओ, क्या कुछ इसकी खासियत थी? इसकी पहली खासियत तो ये थी कि ये दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जो कि शिक्षित था, यानी पहला ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा था। अब अपने सोचो, पढ़ा लिखा जो उस टाइम के कॉलेज आया करते, इसना की डिग्री मिली थी, इसना की पीएचडी करके था, पढ़ा लिखा। बताओ भाई, उस टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पढ़ा लिखा उसको माना जाता था जिसको हर चीज की नॉलेज हो। युद्ध के बारे में भी सारी नॉलेज थी, एस्ट्रोलॉजी थी उसके बारे में सारी नॉलेज थी, मैथ की, इसको गणित की नॉलेज थी, मतलब जो जोड़ घटा गुणा होती है उस चीज की इसको नॉलेज थी। ठीक है, और उस टाइम तो ये छोटी मोटी भी नॉलेज हो, मतलब वही चीज़ यार, अंदों में काना राजा सिस्टम आया करता, सारी चीज़ों की इनको नॉलेज थी। मतलब इतनी पढ़ाई में ये इतने थे, मतलब कि कुशल, कि भाई हाँ अपने शासन से रिलेटेड इनको किसी से कोई चीज़ नहीं पूछनी। जैसे अकबर था, अकबर तो अनपढ़ था, को लेटर आ जाएगा था, खुद पढ़ भी कौन सकता था, किसी और को पढ़वाना पड़ा करता। अब उनको अनपढ़ किसा हो जाए, अनपढ़ यार ताम है तारती, मेरा सीन लैंग्वेज का लेटर लिख के दे दो तो अनपढ़ पाता, समझ में लिख के रखा है। तो उसी टाइप से अकबर अनपढ़ था बचपन तक, मैं ABCD कुछ भी नहीं सीखी, तो एक भी अक्षर को पढ़ना आया करता।
ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा बढ़िया पढ़े, मतलब लेटर भी पढ़ सीखा था, उर्दू अरबी जितनी भाषा थी सारी भाषाएं आया कर दी, मतलब एक पढ़ा लिखा हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शिक्षित शासक था यही था, पूछा था एग्जाम के अंदर, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शिक्षित शासक कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला क्या था, शिक्षित शासक था भाई, यानी पढ़ा लिखा शासक था दिल्ली सल्तनत का, शिक्षित शासक था। कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक था, पहला शिक्षित शासक था, यानी पहला पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, इसको रक्त पिपासु भी बोला जाता है। रक्त पिपासु क्यों, क्योंकि किसानों का रक्त चूसा करता है, इसलिए इसको रक्त पिपासु, आगे बताऊंगा किसानों का रक्त कैसे चूसता था। इसको क्या है, रक्त पिपासु भी बोला जाता था, रक्त पिपासु भी इंपॉर्टेंट, ये चीजें याद रखनी है। बोला जाता था, किसको बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी हम लोग बोलते थे। ठीक है, अब इसके बचपन का नाम देखो, इसके बचपन का नाम क्या था, मलिक फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, मलिक फखरुद्दीन भाई इसका क्या था, बचपन का नाम था भाई इसका, क्या नाम था, मलिक फखरुद्दीन। और दूसरे नाम क्या थे, मैंने बोला था ना, आगे बताऊंगा इसके दूसरे अन्य नाम क्या क्या थे। ठीक है, जैसे एक तो जुना खान था, वो तो था ही, उलूग खान वो भी इसी का नाम था, जिले इलाही ने अपने आपको ईश्वर की छाया बताया, अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, ये भी इसी का नाम था। तो इसके अन्य नाम क्या क्या थे, अन्य नाम क्या क्या थे, एक तो क्या था जूना खान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेन नाम है जूना खान। ठीक है जी, बाकी सारे भूल भी जाना। अगला उलूग खान, उलूग खान। इससे अगला जिले इलाही, अपने आपको जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया बोलता था। ठीक है, बोला मैं तो ईश्वर की छाया हूं, देख ले भाई राज्य में इतना का भंडा जाएगा, मैं ईश्वर हाँ है। ठीक है, इसके अलावा अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। तो ये 3-4 इसके क्या थे, अन्य नाम यानी निक नेम थे, नु गली मारते फिरते, ओए उलूग, ओए जुन्ना, ठीक है, नु बोल दिया करते भाई। ओके, भाई ज्ञानी लोग बहुत हैं धरती पे। सर आपको हंसी किस कारण आई, बस नो आ गई थी भाई। ठीक है भाई, चले अब आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसने कुछ प्रयोग करे, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट बताऊं, समझ लियो कि भाई उधर लैब का मैं खड़े होकर नो 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 डालिया करता और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, नहीं, इसने और वो करे थे। ठीक है, तो इसने क्या थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे, इसने कुछ प्रयोग करे थे, प्रयोगों के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। दौलताबाद कहां पर जी, महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद। तो ये था हमारा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पहला ऐसा शासक था जिसने क्या है अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर शिफ्ट कर दी थी, दौलताबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीपीओ के अंदर भी पिछले साल भी आता 2024 के अंदर भी। ठीक है, तो चीज याद रखोगे, इसने क्या है, इसने अपनी राजधानी, इसने राजधानी कहां से, दिल्ली से कहां पर, दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी भाई। दौलताबाद जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दी थी। चीजें समझ में आई। इसने अपनी राजधानी कहां से शिफ्ट कर दी थी, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र के अंदर इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है जी, दूसरी चीज इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। सांकेतिक का मतलब अभी समझाता हूं तुमको। इसने क्या है, सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया। सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया मतलब जी, जैसे मान लिया कि 5 रुपए का सिक्का है और मैं बोलती हूँ 5 रुपए के सिक्के के बराबर ये कोई एक तांबे का सिक्का है, ये भी चल जाएगा, यानी दोनों की बराबर वैल्यू है। अब यार तुम्हें मतलब एक 20 रुपए का नोट है, एक 20 रुपए का सिक्का भी आता है, मैं बोलती हूँ 20 रुपए का सिक्का ये 20 रुपए के नोट के बराबर है, यानी सांकेतिक मुद्रा शुरू कर दी। इसने क्यों करी थी, इसने इसलिए करी थी क्योंकि जो धातुएं थी उनकी कमी होगी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले एक ऐसे शासक होते हैं, आपको नाम बताना है, चेक करो तुम्हें याद है या नहीं, जिसने जित्तल यानी मैंने बताया ना, जित्तल का उसने मतलब सिक्के चलाए, जित्तल के और उसके टंका, जित्तल और टंका 2 टाइप के उसने सिक्के चलाए थे। याद करो किसने चलाए थे। जित्तल का मतलब क्या था, तांबे के सिक्के, टंका का मतलब चांदी के सिक्के, जिसने 2 टाइप के सिक्के चलाए थे, याद करो। ठीक है, तो इसने क्या कराया भाई, जो चांदी के सिक्के थे ना, चांदी वाले कौन से थे, टंका वाले। चांदी के सिक्के देश के अंदर उस टाइम चांदी की कमी होगी थी अचानक, लक फैक्टर का लो कुछ भी लगा लो, उस टाइम चांदी की कमी होगी थी। और जब चांदी की कमी हुई तो चांदी की रिकवरी वापस करने के लिए ऐसे बोला चांदी की जगह है टंग इस वाले क्या नाम, जित्तल वाले सिक्के चला दो, जित्तल के तांबे के सिक्के होते थे, इसको चला दो। ठीक है, और ये सिक्के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चांदी लोग वापस कर देंगे, वापस हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन लोग चंट होते हैं, उस टाइम भी सोने की महत्ता थी, आज भी सोने की महत्ता है। आज तो रेट 1.30 के ऊपर पहुंच चुका, सुबह अखबार के अंदर पड़ा था, और नए साल तक उम्मीद है 1.50 को पार कर देगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का सोर्स है भाई अपना, जिसने ब्याह भी करना है सोना खरीद लो, आगे 2 लाख लग भी चला जाएगा तेरा ब्याह लग। क्या हुआ, हाँ इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहने लग रहा था, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसने क्या सोचा कि जो चांदी वाला यानी टंके वाली जो मुद्रा है, इसकी बजाय मैं मतलब ऐसे बोला जो इसकी वैल्यू है ना, वही मतलब वही सेम वैल्यू तांबे वाले की होगी। ठीक है, जित्तल वाले की भी सेम वैल्यू होगी। तो लोगों ने क्या किया, जो चांदी वाले थे ना, उसको यूज करने की बजाय घर पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग इतने चंट हो रहे थे, तांबा वाली तो यूज करी गई, चांदी वाली तो घर पर इकट्ठी कर ली, तो लेकिन खर्चे कौन करा। अब जैसे आप नहीं हो, अब आप जैसे मान लिया कोई आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का नोट है और बिल्कुल नया नोट हाथ में लग जाए, बिल्कुल नया कच्चा करा रहा भाई, पहली बार यूज है ना करे जमाना, नई गड्डी लिखट क्या हाथ में नोट की, तो आप लोग क्या सोचते हो भाई, इसको तो बस सेव करके रख लिया, इसको तो मैं कहीं पे यूज ही नहीं करूंगा, सोचते ना ये चीज। उसी टाइप से लोगों ने कह रहा है, चांदी की मुद्रा इसको घर पे स्टोर कर लिया। ठीक है, और जो मतलब ये तांबे वाली थी उसी को बाजार के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या था, ये भी जो इसका अभियान था ये भी आपका असफल रहा। इसने अभियान चलाया तो था अच्छे के लिए, भाई धातु वापस आ जाएगी और उसका हम लोग दोबारा से यूज कर लेंगे, चांदी तो कीमती है। ठीक है, चांदी भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रही है, कल में 6000 रुपये बढ़ गई चांदी भी। ठीक है, चांदी के खरीद लो भाई, आगे ब्याह में चांदी के लिया करें, सोना को पैरना बंद कर देंगे लोग वैसे। ठीक है, सोना तो कहोगे भाई 10 ग्राम सोना 1,30,000 रुपये का, ओ माय गॉड, कैंसिल करो कैंसिल करो।
अब आज के दिन में अगर कोई सोच मैं 1 किलो सोना लूँ भाई करोड़ा में होगा यार भगवान कसम इतना सोना का रेट बढ़िया है अपने बालक बुड़का में ब्याह लगता है मन लगा 10 लाख रुपया का 10 ग्राम मिला कर लगा था ना मन तो महसूस हो ये चीज़ें आराम तो हो जाएगा 10 लाख लोग जिस गति का बटन नहीं 5 लाख लोग तो आराम तक पहुंच जाएगा ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन क्या इसने क्या बोला कि जो टंका है टंके की बजाय किसका प्रयोग करो जित्तल का प्रयोग करो ठीक है जित्तल का प्रयोग करो लेकिन ये चीज की क्या रही असफल रही जित्तल का मतलब तांबे का तांबा पहले भी करवा चुका हूं टंका का मतलब चांदी ठीक है लेकिन ये प्रयोग क्या रहा इसका असफल रहा। तीसरा इसने क्या चलाया खुरासान अभियान चलाया खुरासान अभियान इसके अंदर क्या इसने इराक जो इलाका था उसको जीतने के लिए स्पेशली अभियान चलाया इराक को अपने को जितना जितना किसी भी कीमत के ऊपर इसने 3.5 लाख सैनिक भेजे इराक के अंदर बचाओ जितो खूब पैसा इसने खर्च कराया स्पेशल जो इराक के जो एक दो मेन जो मतलब बड़े बड़े जो सेनापति थे उसके ऊपर भी इसने खूब पैसा बहाया पैसे से उनको खरीदने की कोशिश करी लेकिन लक फैक्टर बेचारा इतना खराब था वो सेना इराक लग पहुंची वो किसी कारण उसको बीमारी की वजह से मर गए बेचारे पैसे खराब गए उन्हें ना प्लानिंग बना रखी थी भाई इराक के अंदर तख्ता पलट कर देंगे फिर ऐसे जीत जाएंगे उधर भी पैसे खराब गए वो अभियान भी इसका खराब गया क्या अभियान था अगला खुरासान अभियान खुरासान अभियान किस लिए चलाया था ऐसे उनको खरीदने की कोशिश करी लेकिन लक फैक्टर बेचारा इतना खराब था वो सेना इराक लग पहुंची वो किसी कारण उसको बीमारी की वजह से मर गए बेचारे पैसे खराब गए उन्हें ना प्लानिंग बना रखी थी भाई इराक के अंदर तख्ता पलट कर देंगे फिर ऐसे जीत जाएंगे उधर भी पैसे खराब गए वो अभियान भी इसका खराब गया क्या अभियान था अगला खुरासान अभियान खुरासान अभियान किस लिए चलाया था ऐसे मतलब खुरासान खुराफाती अभियान था ये ठीक है ये किस लिए चलाया था इराक को जीतने के लिए लेकिन ये भी क्या रहा असफल रहा यहाँ पर भी बेचारे ने खूब पैसे वेस्ट करे किस्मतें खराब थी बेचारे की इराक को जीतने के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपने अभी खिलजी के बारे में पढ़ा था खिलजी के पास कितनी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास कोई साथी बताएगा 5 लाख की सेना थी और इसने कितनी की सेना भेजी थी इसने 3.5 लाख सैनिकों की सेना भेजी थी क्या गया कुछ आया शायद DSSB एग्जाम शेड्यूल आ गया है भाई कौन सी पोस्ट है मैनेजर डिप्टी DSIIDC पोस्ट कोड इतना रीशेड्यूल है तो पहला कोई कैंसिल हुआ हुआ हाँ असफल रहा ये बयान भी क्या रहा है इसका असफल रहा लिख लो इधर मेनली असफल रहा सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसके अंदर भी बेचारे किस्मत खराब थी भाई कोशिश तो कराया करता लेकिन कोई ना कोई भी प्राकृतिक चीजें थी वो इसका बेचारा अभियान खत्म कर दिया करती फिर इसने क्या सोचा बोले चीन भी जीतूंगा चीन लग कौन छोड़ूं तो इसने अभियान चला जिसका नाम था क्रांचील अभियान ठीक है जो कि किसी लिए था चीन के जीतने के लिए पूछे जाएंगे अभियान कभी आप समझो भैया तो वो करवाना ला रहा है वैसे मैं पागल करूंगा मेरा इतना कीमती टाइम खराब करूंगा और तारा भी खराब करवाऊंगा। क्रांचील अभियान क्या है तुम्हारा ये किसको जीतने के लिए चीन को जीतने के लिए जब MCQ कराऊंगा तब तुम्हारी पाखड़ियां पड़ूंगा पकड़ के चीन को जीतने के लिए इसने कौन सा अभियान चलाया क्रांचील अभियान चलाया चीन को जीतने के लिए ठीक है जी चीजें आगे समझ में ओके दिमाग के अंदर घुस गई ठीक है। फिर इसने क्या करा दोआब टैक्स के अंदर वृद्धि कर दी ये भी अभियान भी इसका असफल रहा ये भी असफल था। फिर इसने क्या कर दिया दोआब टैक्स के अंदर वृद्धि दोआब का मतलब खेती बाड़ी की जो भी फसलें होती थी उसके ऊपर ये टैक्स लेता था कितना 50% उसके अंदर भी इसने वृद्धि कर दी। अकाल पड़ रहा था अकाल के दौरान खास बात ये है अकाल के टाइम पर इसने वृद्धि कर दी टैक्स के अंदर देश के अंदर आप सोचो भाई अब जैसे कोरोना वायरस आया था अपने यहाँ पर अब देश के अंदर कोरोना वायरस आ रहा है लोगों के पास पैसे है नहीं लोगों की नौकरियां छूटने लग रही है और आप उनसे टैक्स बढ़ा दो टैक्स मान लो निर्मला लाइव टैक्स बढ़ गया क्योंकि सरकार के पास भी पैसा कम हो गया तो अगर ऐसा केस हो जाता है टैक्स अगर आप बढ़ाने लगे उस केस के अंदर तो सीधी सी बात है जनता के अंदर गुस्सा तो आएगा एक तो बीमारी मारती खाने लगे ऊपर टैक्स फालतू मांगा है ठीक है यानी कि दोआब टैक्स के अंदर वृद्धि पहले कितना था 50% था ठीक है और इसने क्या ये बोला कि 60% लूंगा ठीक है तो इससे क्या होगा जो किसान वर्ग था उसके अंदर गुस्सा आ गया और फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए किसान लोग ज्यादा विरोध लगे करना इसका खिलाफ तख्ता पलट करना हो गए थे तो उनको दबाने के लिए इसने क्या था स्पेशल एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करी अमीर कोही जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार हो जाए शिट यार कल मेरा इसका हिस्ट्री का पेपर और मुझे कुछ समझ नहीं आ